डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। अक्सर ये एग्ज़ाम में आ जाता है और ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में देखिए डिस्क लेटेंसी, एक्सेस टाइम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और जस्ट फार्मूले पर बेस्ड है। आप किस तरह से डिस्क लेटेंसी या डिस्क एक्सेस टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। सीक टाइम, रोटेशनल टाइम, ट्रांसफ़र टाइम और कंट्रोलर ओवरहेड को जब आप ऐड कर दें तो आपके पास आ जाती है डिस्क लेटेंसी। डिस्क लेटेंसी जस्ट डिले को कह रहा है, यानी जितना आपके पास फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क से जब डाटा को पिक करना है वो तो उसको पिक करने में जितना टाइम लगता है, जिन कंपोनेंट्स बीच में आ रहे हैं तो उन सब कंपोनेंट्स का जो टाइम है अगर आप ऐड अप कर लें तो वो आपकी डिस्क लेटेंसी बन जाती है। फर्दर ज़रा इसको एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन इससे पहले हम प्लेटर और सेक्टर ट्रैक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। प्लेटर्स हम कहते हैं डिस्क को, वो डिस्क जिसके ऊपर डाटा स्टोर हो रहा होता है 1 और 0 की फॉर्म में, जबकि ट्रैक्स इन प्लेटर्स के ऊपर होते हैं और ये कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। कंसेंट्रिक कहते हैं एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल, फिर उसके अंदर एक और सर्कल। तो इस तरह से आपके प्लेटर्स पर ये मिलियंस के हिसाब से ट्रैक्स होते हैं। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होती है, आप देखिए वक्त के साथ साथ हार्ड डिस्क की कैपेसिटी बढ़ रही है तो ये और ज़्यादा डेंस हो गए और ज़्यादा करीब हो गए। तो ये जो है मिलियंस के हिसाब से ये ट्रैक्स होते हैं और सर्कल की फॉर्म में होते हैं। जबकि एक ट्रैक को आप अगर उसको डिवाइड कर दें, फॉर एग्जांपल यहाँ ये कि येलो कलर में शो किया गया एक ट्रैक को, इसको अगर आप डिफरेंट यूनिट्स में, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दें तो वो सेक्टर्स, तो उसमें से एक फ्रेगमेंट जो है वो सेक्टर कहलाएगा। ये सेक्टर 512 बाइट्स का नॉर्मली होता है, लेकिन इससे ज़रा वेरी भी कर सकता है। तो यहाँ पर जो है आपको कुछ प्लेटर्स नज़र आ रहे हैं और हर प्लेटर के ऊपर बहुत सारे ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं और ट्रैक्स के अंदर आपको सेक्टर्स नज़र आ रहे हैं। जबकि एक हार्ड डिस्क में बहुत सारे प्लेटर्स होते हैं और पैरेलल मल्टीपल प्लेटर्स जो हैं वो एक स्पिंडल के थ्रू ही अटैच होते हैं। स्पिंडल वो चीज़ है जिसके साथ ये तमाम प्लेटर्स लिंक होते हैं और जैसे ही स्पिंडल घूमता है तो ये प्लेटर्स भी रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते हैं। सेक्टर को ज़रा फर्दर हम देखते हैं। यहाँ पर ब्लू कलर में एक ट्रैक दिखाया गया और इसके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स दिखाए गए। तो उनमें से अगर आप एक, फॉर एग्जांपल ये रेड कलर में लेफ़्ट साइड पर ये एक ट्रैक का एक सेक्टर है, जबकि नीचे एक डिस्क सेक्टर दिखाया गया। डिस्क सेक्टर से मुराद जितने भी कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ट्रैक्स हैं आपकी प्लेटर पर, उन सब को अगर आप एक यकजा करके देखें तो फिर वो डिस्क सेक्टर कहलाएगा। जबकि यहाँ पे देखें राइट साइड पर जो है नीचे दिखाया गया। नेक्स्ट इज़ योर सीक टाइम। अच्छा देखिए, आपके जो प्लेटर्स पे अभी हमने बात की, प्लेटर्स पर से डाटा को रीड करने का जो काम है ये हेड करता है। हेड, अब देखिए यहाँ पर लेट मी ब्रिंग द माउस, इसमें देखें ये जो है ना आपका ये वाला, ये आपका हेड है, जबकि ये डिस्क आर्म है और ये डिस्क आर्म इस प्लेटर के ऊपर टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है। जैसे देखें जिस तरह से मैं इस पॉइंटर को मूव कर रहा हूँ, ये टू एंड फ्रो मूवमेंट है, सिर्फ इसने ये वाली मूवमेंट करनी होती है। जबकि ट्रैक्स जो हैं, यानी ट्रैक्स एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर, दूसरे से तीसरे पर, तो इस तरह से ये तमाम जो है देखिए ये यहाँ पर इनर मोस्ट ट्रैक होगा इस तरफ, और जबकि यहाँ पर आपका आउटर मोस्ट ट्रैक होगा। तो इस तरह से ये ट्रैक्स को स्विच करता है। जबकि जब ये किसी एक ट्रैक पर अपनी पोजीशन सेट कर लेता है, उसके बाद उस ट्रैक के ऊपर फर्दर जो है कहीं पर अगर फाइल का कोई चंक है जो इसको रिक्वायर्ड है तो फिर वो घूम कर इसके नीचे आ जाता है। तो इस तरह से ये फाइल को एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन सीक टाइम जो है ना, जस्ट ट्रैक को सर्च करना, यानी सीक टाइम सिर्फ प्रॉपर ट्रैक को सर्च करने का टाइम है। ठीक है, इसमें उसके रोटेशन का टाइम नहीं है। रोटेशनल टाइम हम अगले उसमें स्लाइड में स्टडी करेंगे। सिर्फ सीक टाइम जो है वो प्रॉपर हेड की जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है, सिर्फ ये कहीं प्रॉपर ट्रैक पर जाकर रुक जाएगा और वो जो टाइम ये ले रहा है उसको हम कहते हैं सीक टाइम। नॉर्मली जो एवरेज सीक टाइम है वो तकरीबन देखें अगर आपके पास आउटर मोस्ट जो ट्रैक है और इनर मोस्ट ट्रैक है, इनका जो मैक्सिमम फासला है, ठीक है, उसका अगर आप हाफ कर लेते हैं तो एवरेज टाइम वही होगा। एवरेज सीक टाइम हम उसी को कहेंगे, यानी हाफ ऑफ द मैक्सिमम सीक टाइम इज़ योर एवरेज सीक टाइम। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रैक्स होंगे थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है, उसी लिहाज से इसकी आर्म की मूवमेंट बढ़ जाती है।
नेक्स्ट हम देखते हैं रोटेशनल डिले। अब जिस तरह सपोज आपका प्रॉपर ट्रैक सीक टाइम के थ्रू आपने सर्च कर लिया, आपके हेड ने सर्च कर लिया, अब वो वहाँ जाके रिजाइड कर गया। अब जो है सेक्टर जो है आपको चाहिए जिस मतलूबा सेक्टर पर आपका डाटा जो है वो रिजाइड कर रहा है, तो वो घूमेगा, आपका स्पिंडल घूमेगा, ऑब्वियसली तमाम प्लेटर्स पर घूम कर उसके नीचे आ जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा, एक और बात याद रखें, यहाँ पर ज़रा देखें जो हार्ड डिस्क है ना नीचे, इसमें आपके पास एक डिस्क आर नहीं है, बल्कि ये सपोज अगर 5 प्लेटर्स हैं आपके पास, तो 5 टू द 10 टोटल 10 हेड्स इस तरह से आर्म्स होंगे जो कि पैरेलल जो है, जिस तरह आपका चिमटा होता है ना प्रॉन्ग, जिसे हम कहते हैं प्रॉन्ग, पेयर ऑफ जो प्रॉन्ग है उसमें उसका एक ऊपर वाली साइड भी होती है और नीचे वाली साइड भी होती है, तो हर एक प्लेटर को दोनों साइड्स जो हैं वो कवर कर रही होती हैं। ऊपर वाला हेड ऊपर वाली साइड को करेगा कवर, और नीचे वाला जो हेड है उसकी नीचे वाली साइड वो नीचे वाले हेड प्लेटर की साइड को कवर करेगी। तो इस तरह से टोटल आपके पास 5 प्लेटर्स के लिए 10 आर्म्स या हेड्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे उसको रीड या राइट करने के लिए। तो रोटेशनल लेटेंसी क्या है? जस्ट उसके जो है रोटेशन का टोटल टाइम है, डिस्क की रोटेशन का टाइम है इनफैक्ट, और उसके बाद जब आप प्रॉपर वो ट्रैक मतलूबा जो सेक्टर है, जब वो मतलूबा सेक्टर उसके नीचे आ जाएगा, फिर रीड या राइट करने का काम शुरू किया जाएगा। अब हार्ड डिस्क की जो स्पीड है वो भी डिपेंड करती है कि एक हार्ड डिस्क कितने रेवोल्यूशंस पर मिनट पर वो कर रही है। अगर वो ज़्यादा उसके रेवोल्यूशंस पर मिनट हैं तो ज़्यादा जल्दी क्विकली, यानी कम उसकी लेटेंसी कम होगी, रोटेशनल लेटेंसी उस हिसाब से रिड्यूस हो जाएगी। और अगर पुरानी जो हार्ड डिस्क थी उनका रेवोल्यूशन पर मिनट RPM ज़्यादा होते थे तो उनकी रोटेशनल लेटेंसी ज़्यादा होती थी। राइट जी, अब सपोज आपकी रोटेशनल लेटेंसी भी हो गई, आपका मतलूबा ट्रैक सबसे पहले सीक टाइम में अचीव हो गया, उसके बाद मतलूबा एक ट्रैक के ऊपर से मतलूबा जो आपका सेक्टर है वो भी इसके जो है नीचे आ गया। अब आपने क्या करना है, अब हेड ने इनफैक्ट उसको रीड करने का काम स्टार्ट करना है। अब वो जो ट्रांसफ़र टाइम है, जितना वो टाइम लेगा तो वो कहलाएगा ट्रांसफ़र टाइम, और ये डिपेंड करता है कि आपकी बिट डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है या डिस्क की बैंडविड्थ पे भी डिपेंड करता है ट्रांसफ़र टाइम। कंट्रोलर ओवरहेड, देखिए आपके जितने भी डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड है, माउस है, हर एक डिवाइस का एक कंट्रोलर होता है, और ये माइक्रो प्रोसेसर ही आप समझ लें, छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है इन डिवाइसेस में, और साथ में बफर मेमोरी भी होती है। तो जब भी ये डाटा रीड होगा हार्ड डिस्क से तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग ये कंट्रोलर भी ले रहा होगा, थोड़ी सी प्रोसेसिंग कर रहा होगा, क्योंकि जो ड्राइवर है, ज़ाहिर है ड्राइवर जो है ड्राइवर के साथ मिलकर यह हार्ड डिस्क काम करती है ऑब्वियसली, तो उस ड्राइवर के साथ जो है ना इस कंट्रोलर की कम्युनिकेशन होती है, या आप समझ लें कि थोड़ा सा, यानी इसका साथ एक ओवरहेड इन्वॉल्व है, तो ये भी उस टोटल डिस्क एक्सेस टाइम का एक हिस्सा है, थोड़ा सा टाइम, तो ये भी उसमें एडअप हो जाएगा। अब अगर आप इन सब टाइमिंग्स को ऐड कर दें, सीक टाइम, रोटेशनल टाइम, ट्रांसफ़र टाइम और कंट्रोलर ओवरहेड को ऐड कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा डिस्क लेटेंसी या डिस्क एक्सेस टाइम। डिस्क लेटेंसी आपकी मिली सेकेंड्स में आएगी, क्योंकि सीक टाइम, रोटेशनल टाइम, ट्रांसफ़र टाइम ये सब मिली सेकेंड्स में होते हैं, तो डिस्क लेटेंसी भी आपकी मिली सेकेंड्स में आएगी। राइट, यहाँ सिलेंडर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये सिलेंडर्स क्या होते हैं? देखिए हमने प्लेटर्स के ऊपर ट्रैक्स की बात की, एक आउटर मोस्ट ट्रैक होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये छोटे ट्रैक्स होते हैं, इनर मोस्ट ट्रैक भी होता है। अब देखिए आपको पता है कि हर एक प्लेटर के ऊपर ट्रैक्स होते हैं और उसी पोजीशन पर होते हैं। अगर आप जितने भी प्लेटर्स हैं उन सब के अगर आउटर मोस्ट ट्रैक ले लेते हैं, पिक कर लें, तो फिर उन सबको अगर कंबाइन करें तो एक सिलेंडर की तरह से जो है ना वो एक बन जाएगी शेप। ज़रा देखें यहाँ पे, जिस तरह एक ग्लास, जिस तरह होता है ना ग्लास एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, तो यहाँ पे इस तरह से एक शेप बन जाएगी। तो इसी तरह से जो अंदर वाला एक है आपके ट्रैक्स हैं उनकी भी इसी तरह से एक सिलेंडर बन जाएगा। जो इनर मोस्ट ट्रैक है देखें उसका भी यहाँ पे दिखाया गया, एक सिलेंडर बन गया। जितने भी प्लेटर्स हैं आपकी हार्ड डिस्क में उन सब का क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया। सिलेंडर का इम्पोर्टेंस क्या है? सिलेंडर्स देखिए आपकी जो फाइल्स हैं जब स्टोर होती हैं तो उनको कोशिश होती है कि एक ही सिलेंडर पर स्टोर किया जाए। ऐसा ना हो कि एक फ़ाइल के जो चंक्स हैं वो बिखरे हुए हों, डिफरेंट ट्रैक्स पर बिखरे हुए हों, क्योंकि अगर डिफरेंट ट्रैक्स पर होंगे
तो फिर आपके सीक टाइम बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली उस फाइल के कंटेंट्स को रीड करने के लिए उसको बार बार ट्रैक स्विच करना पड़ेगा। तो फिर कोशिश ये होती है, इस तरह से ही सिस्टम डिज़ाइन किए जाते हैं कि एक सिलेंड्रिकल शेप में उसमें रहते हुए ही आप एक फ़ाइल को स्टोर करें और फिर उसको रीड करें। यानी अगर आपने एक बड़ी फाइल स्टोर करनी है, हो सकता है कि वो 5 अगर प्लेटर्स हैं तो उन सब के आउटर मोस्ट ट्रैक पर उन सबको उस फाइल को सेव कर दिया जाए, या अगर अंदर वाले अगर कोई ट्रैक्स हैं उनका कोई सिलेंडर बन रहा है तो वहाँ उसको सेव कर दिया जाए। तो इस तरह से आपकी एफिशिएंसी सिलेंड्रिकल कॉन्सेप्ट के ज़रिए से बढ़ जाती है, अचीव हो जाती है। अब थोड़े कुछ हम MCQs ज़रा देखेंगे इन्हीं से रिलेटेड। इन dash information is recorded magnetically on platters in magnetic disks। in fact आपकी magnetic disk में जो है magnetic form में platters पर information store होती है। The answer A। The set of tracks that are at one arm position make up a cylinder। D। वही जो भी बात मैंने आपको बताई वही कॉन्सेप्ट है कि आपके डिफरेंट सेट ऑफ ट्रैक्स that are at one arm position। जाहिर है वो जो आपके जितने भी डिस्क आर्म्स हैं वो सब एक ही पोजीशन पर होंगे ना, ठीक है। फॉर सपोज अगर आपके पास 5 प्लेटर्स हैं तो और आपके पास उसके लिए 10 आर्म्स होंगे, डिस्क आर्म्स होंगे, और वो सारे जाहिर है एक ही पोजीशन पर होंगे उस सिलेंडर के ऊपर जहाँ से फाइल रीड हो रही है। तो ये उसकी बात हो रही है, तो दैट इज सिलेंडर। द आंसर इज डी। द हेड्स ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क आर अटैच्ड टू अ, ये डिस्क आर्म के साथ आपको पता है जितने हेड्स हैं, रीड हेड होता है जिस तरह राइट हेड होता है, तो ये डिस्क आर्म के साथ अटैच होते हैं, ना कि स्पिंडल या किसी और चीज़ के साथ। द आंसर इज बी। द टाइम टेकन टू मूव द डिस्क आर्म टू द डिजायर्ड सिलेंडर इज कॉल्ड। आर्म को मतलूबा सिलेंडर तक या मतलूबा ट्रैक तक लाने के लिए जो टाइम दरकार है वो उसे क्या कहते हैं? दिस इज seek time। yes, the answer is C। the time taken for the desired sector to rotate to the disk head। देखिए seek time के बाद आपको पता है ट्रैक तो मतलूबा आ गया, अब मतलूबा सेक्टर आपको जो है चाहिए तो वो घूम कर आएगा, ठीक है। तो वो फिर रोटेशनल लेटेंसी में आ जाता है। ये उसी की बात कर रहा है कि सेक्टर मतलूबा सेक्टर को लाने के लिए कौन सा वाला टाइम दरकार होता है, हम उसे कहते हैं रोटेशनल लेटेंसी। दैट इज डी। द टोटल डिस्क एक्सेस टाइम में बी कंप्यूटेड एज। आप डिस्क एक्सेस टाइम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं? अच्छा देखिए, यहाँ पर जो दिखाए गए हैं फॉर्मूले ABCD, इनमें प्लस भी माइनस भी है। ये हमारे पास डी क्लिक कर रहा है, सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी प्लस ट्रांसफ़र टाइम। यहाँ कंट्रोलर वर्ड हेड नहीं दिया हुआ, लेकिन कुछ समटाइम न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें इसकी कॉम्पिटिशन्स में वो कंट्रोलर हेड भी डाला होता है, लेकिन ये वो ऑप्शनल है। लेकिन ये तीनों ज़रूरी हैं। सीक टाइम, रोटेशनल टाइम और ट्रांसफर टाइम, ये तीनों जो हैं ये मस्ट हैं। वो ऑप्शनल है, कभी होता है कभी नहीं होता। मतलब उसको कभी शामिल होता है, वैसे होता तो है हमेशा, जाहिर है, लेकिन अक्सर न्यूमेरिकल्स में उसको इंक्लूड नहीं किया जाता, किसी हद तक वो नेग्लिजिबल होता है। The answer is D। A dash is the smallest unit of information that can be read from or written to the disk। सबसे छोटी यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, जो आप डिस्क से रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, वो क्या है? दैट इज ट्रैक, स्पिंडल, सेक्टर, प्लेटर। स्पिंडल और प्लेटर नो, सेक्टर है ये, ठीक है, सेक्टर। The answer is C। The disk controller uses dash at each sector to ensure that the data is not corrupted on data retrieval। ये हमने स्टडी तो नहीं किया आज, लेकिन ये मैंने इंक्लूड कर लिया था। एक MCQ जस्ट देख लें। चेकसम क्या होता है? चेकसम एक एल्गोरिदम है और ये डेटा को
सही से सही सालिम हालत में कम्युनिकेट करवाने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल समटाइम ऐसा होता है ना कि आप जब हार्ड डिस्क से डाटा रीड करते हैं तो वो स्क्रीन पर आते आते करप्ट हो गया। सपोज आपने ए वहाँ से रीड किया, पता लगा जनाब कोई बिट आपकी करप्ट हो गई, 1 से 0 हो गई और वो स्क्रीन पर बी आ गया। तो अगर चेकसम नहीं होगा ना तो फिर ये ऐसा होगा। ये वाली बात जो मैं कर रहा हूँ, ए से वो बी हो जाएगा अगर चेकसम नहीं होगा। लेकिन चेकसम जब होता है, एक मैथमेटिक्स का फार्मूला है, तो ये अप्लाई किया जाता है, उसमें वो चेक कर लेता है पैरिटी की बेस पर। तो इस तरह से डाटा करप्ट नहीं होता। जब भी वो डाटा उठाएगा हार्ड डिस्क से तो वो डाटा ठीक से आपके पास पहुँचेगा, नज़र आएगा स्क्रीन पर। तो ये है जनाब चेकसम। आंसर इज ए। The time for repositioning the arm is called the dash, and it increases with the distance that the arm must move. यानी आर्म को, डिस्क आर्म को रिपोजिशन करने वाला का जो टाइम है उसे क्या कहते हैं। ये सीक टाइम को दूसरे अल्फाज में ही बयान किया गया है ये वही चीज़ सेम थी। द आंसर इज सी। डैश इज़ अराउंड 1/2 ऑफ द मैक्सिमम सीक टाइम। मैक्सिमम सीक टाइम का अगर हाफ कर लें तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेस टाइम, एवरेज सीक टाइम, जिससे एवरेज सीक टाइम हमने देखा था। टोटल जो मैक्सिमम टाइम है उसको हाफ कर लें, 2 से डिवाइड कर लें, दैट विल बी योर एवरेज सीक टाइम। द आंसर बी। Once the head has reached the desired track, the time spent waiting for the sector to be accessed to appear under the head is called। ये भी जो है उसी पॉइंट रोटेशनल लेटेंसी को दूसरे अल्फाज में बयान किया गया है। तो ये हमारे पास आंसर डी हो जाएगा। सेक्टर को जब भी आपने लोकेट करना है तो वो रोटेशनल लेटेंसी के थ्रू ही हो सकता है। और ये सब टाइमिंग जो है देखें यहाँ पर शो किया गया। सीक टाइम भी मिली सेकेंड में होता है और रोटेशनल टाइम भी मिली सेकेंड्स में होता है, चंद 1 मिली सेकेंड्स। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।